हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल। मीनिंग अपने को फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल। यानी अपने को कंफ्यूज नहीं होना, सेल्फ इंडक्टेंस कई बार लिख देते हैं टॉपिक में, तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो मीनिंग है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ही होता है। वैसे अगर आपसे पूछा गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, जब तो फिनोमिना ही आएगा कि जो हमारा जो अप्लाइड करंट है उसको अपोज करता है कॉइल के अंदर करंट, उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन कई बार कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए भी ऐसे लिख देते हैं, फाइंड आउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस लिखा हो या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल लिखा हो, एक ही बात है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, हमने देखा था कि करंट कैरिंग लूप जो होता है अपना, उस करंट कैरिंग लूप में जो सेंटर पे मान लो इसकी जो रेडियस है वो आर है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r कौन से चैप्टर में था? चैप्टर नंबर 7 में था। एक चीज स्टूडेंट्स हमने और देखी थी, क्या कि हमारा जो phi b होता है दैट इज इक्वल टू होता है L इंटू आई। तो यहां से L का जो फॉर्मूला है वो आएगा phi b अपॉन आई। अपने इस फॉर्मूले का ही यूज करना है, L को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसीलिए अपने यहाँ पे B का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि B अपने को पता होगा तभी तो अपने phi b फाइंड कर पाएंगे ना, इसलिए कर रहा हूं। ठीक है, तो एक्चुअल फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होगा? L को अपने को फाइंड करना है सर्कुलर कॉइल के लिए, B उसका होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। किसके लिए होता है? करंट कैरिंग एक लूप के लिए होता है। लेकिन अगर अपने कॉइल बना दे, बहुत सारे लूप इसके अंदर बना दे ऐसे, तो इन दैट केस B की वैल्यू जो है वो क्या होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। कॉइल और सोलेनोइड में आप लोग फर्क जानते हैं, सोलेनोइड थोड़ा लंबा होता है, कॉइल एक ही जगह पे रेडियस उसकी सिग्निफिकेंट होती है और वहीं पे इसको बहुत सारे एनर्जी टर्न बना के कॉइल को बनाया जाता है। तो जब यहाँ पे कॉइल बनेगी तो क्या होगी, B की वैल्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r जब n टर्न्स हो जाएंगी। यानी जो अपना इस तरह का जो केस था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जो उन्होंने किया था, अपने फॉर्मूला यूज करेंगे L का, मैं यहां लिख देता हूं phi b अपॉन i, ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, ठीक है। तो जो अपना इस तरह का केस था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे से लिंक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो इसके अंदर n टर्न्स है, टोटल टर्न्स कितनी है, n है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब करंट पास होगा तो कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होगी। ओके, सर्कुलर कॉइल है, सोलेनोइड नहीं है, सर्कुलर कॉइल है, इसकी फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। सोलेनोइड का डेरिवेशन आगे आएगा, अभी हम इसका पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B का, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो फ्लक्स लिंक्ड थ्रू वन टर्न ऑफ कॉइल। कौन सा फ्लक्स है ये? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स अपने देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स अपने देख रहे हैं एक टर्न के लिए। जब देखो इसके अंदर करंट फ्लो हुआ तो इसके पास वाली एक टर्न से, या अगर अपने देखें किसी भी एक टर्न से, क्योंकि धीरे धीरे तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे में डेवलप होनी है ना, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड पूरे में ही डेवलप होनी है, इसलिए अपने किसी भी एक टर्न से फ्लक्स जो पास होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, phi b इज इक्वल टू b डॉट a
डॉट कॉस थीटा। अब आप सभी जानते हैं थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि देखो बी भी इसी के अंदर ही बनेगी और एरिया वेक्टर भी जो कोइल का है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। बी भी कोइल के अंदर होती है और एरिया वेक्टर भी जो है वो कोइल के अंदर जो उसका फेस होगा कोइल का उसके परपेंडिकुलर लेंगे। दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सो वी विल राइट इट एज 0 डिग्री। सो phi b will be equal to ba cos 0 b into pi r square. Phi b will be equal to mu naught n I upon 2r into r square. r से r क्या हो गया? कैंसिल हो गया। So phi b will be equal to mu naught n I upon n I r upon 2। B कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? मैंने अभी भी लिखा था B होता है म्यू नॉट n I अपॉन 2r, वो मैंने इसमें पुट कर दिया। एरिया क्या होता है इसका? किसी भी एक टर्न का एरिया क्या होगा? रेडियस है सपोज r, तो एरिया उसका होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई जो है वो रह गया, सॉरी पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे अपने पाई भी लिख देते हैं। तो वी विल गेट phi b इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई n I r अपॉन 2। एक r से एक r कैंसिल। पहले मैंने फ्लक्स एक से निकाला। देखो फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ कॉइल, एक टर्न से जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, तो इनटू cos 0 डिग्री। सो वी विल गेट b इनटू पाई आर स्क्वायर। b की वैल्यू पूरी कॉइल की होती है, ये हमने उसको पुट कर दिया, तो phi b की वैल्यू आई इतनी। अब ये जो फ्लक्स लिंक्ड है, ये जो फ्लक्स लिंक्ड है, टोटल फ्लक्स linked through all the coils, all the turns, phi b total, this will be equal to n multiplied by phi b। एक टर्न में कितना हो रहा है? phi b, तो n टर्न इसकी फिर है, n टर्न में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और n टर्न का ही फ्लक्स उसके साथ लिंक्ड है। खुद का ही फ्लक्स खुद के साथ ही लिंक है ना, तो n ही तो टर्न है, नंबर ऑफ टर्न जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड n टर्न से क्या है? लिंक्ड है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्लक्स? n इंटू phi b। ओके, phi b की वैल्यू पुट करेंगे तो phi b टोटल will be equal to n multiplied by mu naught pi n I r upon 2। From here phi b total will be equal to mu naught pi n square I r upon 2। Here mu naught pi n square I r upon 2, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई है, phi b टोटल की वैल्यू ये आ गई। टोटल phi b का मतलब जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड है उसके साथ। अब हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए जो n होगा वो क्या होगा? phi b। यहाँ पे कौन सा phi b लेंगे? टोटल अपने को लेना होगा, क्योंकि टोटल यानी टोटल जो अपनी कॉइल है उससे लिंक्ड अपने phi b लेंगे। सो phi b टोटल अपॉन I। सो L विल बी इक्वल टू म्यू नॉट पाई n स्क्वायर I r अपॉन 2I। I से I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो L इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r अपॉन 2। इस एक्सप्रेशन को आप देखिए कि जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई से आई कैंसिल हो गया। इस फॉर्मूले में पुट किया L की वैल्यू निकालने के लिए, तो L इज इक्वल टू phi b टोटल अपॉन I। phi b टोटल की वैल्यू रखी, L की वैल्यू। तो L देखो एक तो डिपेंड कर रहा है मीडियम पे,
यानी जो कॉइल के बीच में आपने मीडियम डाला हुआ है उस पर डिपेंड कर रहा है। एक डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे, एक डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ कॉइल पे। ठीक है, यही मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसकी शेप पे यानी उसकी साइज पे, शेप पे डिपेंड करेगा। शेप पे मैं ऐसे कह रहा हूं देखिए, क्योंकि अगर अपना कॉइल इस तरह का हो, कुछ इस तरह का अगर कॉइल हो मान लो, तो इसके अंदर सबका फ्लक्स सबसे थोड़ा कंप्लीटली लिंक्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर शेप अपने चेंज करते हैं तो थोड़ा उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए एल की वैल्यू चेंज हो जाती है। बाकी नॉर्मली जो केसेस हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो एल है उसकी वैल्यू एक तो मीडियम में डिपेंड करेगी, क्योंकि मीडियम ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बड़ा काम की चीज है, जो अपने नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 10th चैप्टर, उसमें भी ये काम की चीज है। देखिए ध्यान से, इफ मीडियम इज मीडियम ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी mu is inserted या is placed inside the coil, यानी जो भी कॉइल है उस कॉइल के अंदर हमने म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मीडियम रख दिया। ओके, इन दैट केस हमारा जो L है दैट विल बी इक्वल टू म्यू इनटू पाई इनटू n स्क्वायर इनटू r अपॉन 2। और हम लोग जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू नॉट से ज्यादा होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि आप किसी कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट को या सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट करके, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का म्यू अच्छा होता है, तो हम उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट करके जो है L की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के भी L को बढ़ा सकते हैं, और एरिया ऑफ कॉइल यानी रेडियस ऑफ कॉइल को बढ़ा के भी हम L की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। यानी सेल्फ इंडक्टेंस को अगर अपने को बढ़ाना है तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे बढ़ाई जा सकती है, मीडियम चेंज करके, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के, एरिया को बढ़ा के सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट को बढ़ाया जा सकता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो क्या है, वो अपना जो करंट डेवलप हो रहा है, जो अप्लाइड करंट है, उसको वो अपोज करती है। जैसे रेजिस्टेंस में अप्लाइड करंट को किसी भी वायर की या किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस अपोज करती है, वैसे ही जो कॉइल होती है वो भी अप्लाइड करंट को, जो हमने अप्लाई किया है, या जो ऐसा करंट जो चेंज हो रहा है, ऐसा करंट जो चेंज हो रहा है उसके अंदर चेंज को अपोज करती है। हमने पढ़ा था ना, ये कॉइल में इस तरह से करंट पास होगा जब, तो वो इसके पास होने को क्या करेगी, ये की कहेगी, तो इसके पास होने को वो क्या करेगी, अपोज करेगी। यानी इधर से करंट अप्लाइड होगा, उसकी यानी चेंज जो हो रहा है, करंट अप्लाई हो रहा है जब तो कर रही है, और फिर उस चेंज को अपोज करेगी। चेंज को अपोज करने को मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों जब करंट चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितनी हो जाएगी, 0। इस बात को विशेष ध्यान रखें। सेल्फ इंडक्टेंस कब आता है पिक्चर में, जब करंट का चेंज हो रहा हो। यानी नेक्स्ट चैप्टर में जैसे ये चीज कैसे आपके यूज आएगी तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जरा मैं एक बार L की वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ आपको, जो L हमने मीडियम के लिए लिखा है म्यू पाई n स्क्वायर r अपॉन 2, ये लिखा था हमने, ठीक है। तो अगले चैप्टर में ये कैसे काम आएगी, देखिए अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमने कोई कॉइल है, तो उस कॉइल में हमने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा दिया। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, वैल्यू और डायरेक्शन चेंज होती रहती है, करंट की डायरेक्शन और वैल्यू चेंज होती रहती है। मान लो किसी टाइम पे करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ए से बी
आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में करंट जो है वो बी से ए फ्लो करने लगेगा और उसकी वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। करंट की न केवल डायरेक्शन चेंज होती है बल्कि वैल्यू भी चेंज होती रहती है। और जब करंट की डायरेक्शन और वैल्यू चेंज होंगी तो आपको पता है कि यहाँ पे अप्लाइड करंट मान लो इस डायरेक्शन में है, जो भी अपना जो अप्लाइड अल्टरनेटिंग करंट है तो इस डायरेक्शन में है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, यानी वो इस अप्लाइड अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा। इसी फैक्टर को बोलते हैं कॉइल की रिएक्टेंस। इस अपोज करने की जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस, जो अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे वैसे डीपली उसको। लेकिन आप समझिए इस बात को यहाँ पे कि सेल्फ इंडक्टेंस ने क्या किया, करंट को अपोज किया। कौन से करंट को, जो वेरी कर रहा है, वेराइंग करंट को अपोज किया। तो अगर हम कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे तो वो तो हमेशा ही वेरी होता रहता है, यानी उस करंट को तो हमेशा ही कॉइल क्या करेगी, वेरी करेगी, अपोज करेगी, सॉरी उसको तो हमेशा ही वो क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, तो उसका यूज हम नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं कि जब कॉइल के साथ अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं तो वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करती है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे बच्चों, थैंक यू।